नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो लेक्चर में। इस वाले लेक्चर में हम आपको बताएंगे प्रशासन के बारे में और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कि जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था होती है, जनता के कल्याण के लिए जो प्रशासनिक मशीनरी काम करती है, उसमें कौन-कौन से अधिकारी मूल रूप से काम करते हैं या जिनका संबंध फील्ड पोस्टिंग से होता है। वे लोग फील्ड में जाकर आम जनता की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं, सरकार की योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित करते हैं और हमारे समाज को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए वे दिन रात मेहनत करते हैं। यानी कि यूँ कहा जाए कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में जिस महत्वपूर्ण इकाई का योगदान होता है, उसमें मूल रूप से एक राजनीतिक इकाई होती है, दूसरी संवैधानिक इकाई होती है और तीसरी प्रशासनिक इकाई होती है। जो राजनीतिक इकाई होती है, उसमें संघ स्तर पर हमारे प्रधानमंत्री कार्य करते हैं, वहीं राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री कार्य करते हैं। संवैधानिक इकाई की बात करें तो राज्यपाल और राष्ट्रपति काम करते हैं। वहीं अगर बात करें हम प्रशासनिक इकाई की, तो जिला स्तर पर प्रमुख अधिकारी जो होते हैं वे डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जिला कलेक्टर होते हैं। वहीं उपखंड स्तर पर एसडीएम या एसडीओ कार्यरत होते हैं। वे प्रशासनिक व्यवस्था को दक्ष रूप से चलाने का काम करते हैं। तो अब हम इस अध्याय में आपको विस्तृत रूप से बताएंगे कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था को शासन के साथ समन्वित रूप से किस प्रकार से चलाया जाता है, वे अधिकारी अपना कैसे योगदान देते हैं, कौन कौन से उनके कार्य होते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। प्रशासन और प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासन और प्रशासनिक व्यवस्था। उपखंड मजिस्ट्रेट, जिसका सामान्य परिचय हम आपको देंगे, लेकिन उसके पहले एक रूपरेखा हमने आपके लिए बनाई है। सामान्यतया देश और राज्य में समय, काल और परिस्थिति के अनुसार प्रशासनिक तंत्र को चलायमान अथवा गतिशील करने के लिए दुरुस्त रखने का काम हमारी प्रशासनिक मशीनरी करती है। जो हमारी देश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको सही ढंग से और सही दिशा के अंदर एक प्रेरणा के रूप में निरंतर रूप से, अनवरत रूप से चलाने का काम जो करती है, वो हमारी प्रशासनिक मशीनरी होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी यानी कि आईएएस और आईपीएस जो होते हैं, वे संघ सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। हालांकि ये राज्यों के अंदर भी वहाँ की राजनीतिक इकाइयों के अधीन रहकर सरकार की योजनाओं को, लोक कल्याणकारी योजनाओं को और नीतियों को क्रियान्वित करने का काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम राजस्थान राज्य की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी कि आरएएस के अधिकारी और राजस्थान पुलिस सेवा यानी कि आरपीएस के अधिकारी जो होते हैं, वे हमारे यहाँ पर राज्य स्तर पर निरंतर रूप से कार्य करते हैं। संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन और लोक कल्याणकारी व्यवस्था के प्रमुख स्तंभ के आधारिक तत्वों की हम बात करेंगे, जिसका सामान्य परिचय मैंने आपको दिया है। इसमें हमारी राजनीतिक व्यवस्था होती है, संवैधानिक इकाइयाँ होती हैं और प्रशासनिक इकाइयाँ होती हैं। इन तीनों के बीच जब तारतम्य होता है तो बेहतर तरीके से नीति निर्माण, नीति को लागू करना, उसका क्रियान्वयन करना और फिर आम जन के लिए जन कल्याणकारी कार्यों को पूरा करने का काम ये तीनों मिलकर करते हैं। इसमें राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को शामिल किया जाता है, क्योंकि हमारी संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये प्रमुख इकाई होती हैं। दूसरा, राष्ट्रपति और राज्यपाल होते हैं, जो हमारे संवैधानिक प्रमुख होते हैं। इन दोनों का राजनीतिक और संवैधानिक इकाइयों का काम जो होता है, वह मूल रूप से होता है नीति निर्माण करना और साथ में जो नीति निर्माण की जाती है उस पर मंथन किया जाता है, उस पर फीडबैक लिया जाता है और फिर उसको क्रियान्वित करने के लिए जिस इकाई के हाथों में दायित्व होता है, वह होती है प्रशासनिक इकाई, जिसमें आईएएस होते हैं, वो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला स्तर पर। वहीं राज्य स्तर पर राजस्थान राज्य में आरएएस होते हैं, वे एसडीएम या एसडीओ होते हैं, उपखंड स्तर पर कार्य करते हैं। इनका काम होता है जो सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं, उनका क्रियान्वयन करना और लोक कल्याण के अनुरूप ये अपने कार्य को अंजाम देते रहते हैं। तो हम बात करेंगे, चूंकि बात कर रहे हैं आरपीएससी के द्वारा आयोजित आरएएस परीक्षा के संबंध में, तो यहाँ पर जो मूल पद होते हैं उनमें मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे उपखंड मजिस्ट्रेट होते हैं,
इसी प्रकार से डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, तहसीलदार होते हैं, ACM होते हैं। इनके बारे में मैं आपको यहाँ पर विस्तृत रूप से बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे उपखंड मजिस्ट्रेट की, यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की, SDM की या SDO की, सब डिविजनल ऑफिसर की, उपखंड अधिकारी की। यह प्रमुख प्रशासनिक पद होता है और ये जो पद होता है इसको RAS का पद नाम दिया जाता है। यह उपखंड स्तर पर कानून व्यवस्था और प्रशासन के संचालन के लिए जिम्मेदार तंत्र का प्रमुख होता है। यानी कि उपखंड स्तर पर जो कानून व्यवस्था बनाने का जो प्रमुख काम है, इस काम का जो दायित्व है वह एक व्यक्ति पर होता है और वह होता है उपखंड अधिकारी पर, उपखंड मजिस्ट्रेट पर। वह तमाम प्रकार के विभागों को निर्देशित करता है, विभिन्न नीतियों का क्रियान्वयन करवाता है, साथ ही साथ फीडबैक लेता है। इसके साथ साथ नीति निर्देश दिए जाते हैं और समस्त विभागों पर नियंत्रण करने का काम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या SDO का होता है। SDO के प्रमुख काम कौन कौन से होते हैं SDM के? मूलतः इनका काम होता है उपखंड स्तर पर राजस्व संकलन करना, गिरदावरी, जमाबंदी और अन्य भूमि संबंधी या भूमि सुधारों संबंधी या स्टाम्प विक्रय संबंधी तमाम प्रकार का जो राजस्व संकलन होता है उसको करने का काम उपखंड स्तर पर उपखंड मजिस्ट्रेट का होता है, जो RAS ऑफिसर होता है। साथ ही साथ ये प्रशासनिक कामकाज को बेहतर तरीके से दुरुस्त रखते हैं। आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी कि जो CRPC होती है 1973, उसके अधीन इनको कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होता है। अगर कहीं पे CRPC के तहत कोई कानूनी कार्रवाई की जानी है तो उसका चीफ जो होता है वह उपखंड स्तर पे कौन होता है? उपखंड मजिस्ट्रेट होता है, SDM या RAS अधिकारी होता है। यह तो थी बात उपखंड मजिस्ट्रेट के सामान्य कार्य और सामान्य पद का विवरण। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से प्रमुख काम होते हैं जो उपखंड मजिस्ट्रेट को करने होते हैं, या जो नैतिक रूप से जो कार्य उपखंड मजिस्ट्रेट के द्वारा किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है भू अभिलेख का निर्माण करना, यानी कि लैंड रेवेन्यू जो रिकॉर्ड होते हैं उनका पूर्ण लेखा जोखा करवाने का काम, उसकी जिम्मेदारी उपखंड मजिस्ट्रेट की होती है, एक RAS अधिकारी की होती है। दूसरा, आचरण निर्धारण करना अपने कार्यालय में, अपनी परिसीमा में और उपखंड स्तर पर आचरण का निर्धारण करवाना, या यूं कहें कि बेहतर तरीके से प्रशासनिक कार्य को करते हुए जो सरकारी योजनाएं हैं उनका सही से क्रियान्वयन करवाना, और जो सेवी वर्ग जो तंत्र होता है उसको मजबूती से बराबर बनाए रखने का काम होता है, वह उपखंड मजिस्ट्रेट या SDM का होता है। भू सीमांकन का कार्य करना, कहीं पर भूमि संबंधी सीमांकन का कार्य किया जाना होता है, इसकी सीमा तय की जानी होती है, तो यह जिम्मेदारी उपखंड अधिकारी की होती है। भू परिवर्तन, अगर लैंड रिफॉर्म कहीं पे करना है, लैंड कन्वर्जन का काम जो होता है वह काम उपखंड मजिस्ट्रेट का होता है। कहीं पे भूमि का कन्वर्जन करवाया जाना है तो यह अधिकार जो होता है, यह जो काम होता है वह उपखंड अधिकारी का ही होता है। कोई कृषिगत भूमि है, अगर उसको कमर्शियल भूमि के अंदर कन्वर्ट करवाना है या रिहायशी भूमि में कन्वर्ट करवाना है तो ये सारी जिम्मेदारी, या यूं कहें कि ये सारे काम किसके होते हैं? उपखंड मजिस्ट्रेट के होते हैं। वह सार्वजनिक भूमि का संरक्षक होता है, यहाँ तक कि जितनी काशत भूमि है या वाणिज्य की पर्पज वाली भूमि है या रिहायशी क्षेत्रों की जो भूमि है उपखंड स्तर पर, उन तमाम का संरक्षक, उन सब का वो गार्जियन होता है। यानी कि समस्त प्रकार की उपखंड स्तर की जमीन का मालिक कौन होता है? वह होता है उपखंड मजिस्ट्रेट, या यूं कहें कि एक RAS अधिकारी इस काम को बखूबी निभाता है। नेक्स्ट है संपत्ति विवाद के मामलों, उत्तराधिकार प्रकरणों में न्याय सम्मत कार्रवाई करना। संपत्ति संबंधी अगर कोई झगड़ा है, किसी परिवार का है, किसी समुदाय का है, किसी वर्ग का है या किन्हीं अन्य दूसरे लोगों का है, तो संपत्ति संबंधी विवादों का निस्तारण करने की जिम्मेदारी या यह काम उपखंड मजिस्ट्रेट करता है। उत्तराधिकार के मामलों में अगर कहीं पे उत्तराधिकार का मामला है संतति के साथ में, परिवार के साथ में, रिश्तेदारी नातेदारी में, तो उसको निपटाने का काम, उसमें न्याय सम्मत कार्रवाई करना, उचित कार्रवाई करने का काम एक उपखंड मजिस्ट्रेट का होता है, RAS अधिकारी का होता है। वह जमीनी मामलों का निपटान भी करता है, यानी कि प्राथमिक न्यायालय जो होता है जमीनी स्तर का, या रेवेन्यू की जो प्राथमिक अदालत होती है उसका प्रमुख रूप से रेवेन्यू अदालत का प्राथमिक स्तर पर निपटान करने का काम, या यूँ कहें कि रेवेन्यू अदालत के जो प्राथमिक मामले होते हैं
उनको निपटाने का काम एसडीओ एसडीएम करता है। कौन करता है? एसडीएम करता है, एक आरएएस अधिकारी करता है। नेक्स्ट है प्रमाण पत्र अधिकारी। उपखंड स्तर पर जितने भी प्रमाण पत्र बनवाए जाते हैं, चाहे वह उत्तराधिकार संबंधी प्रमाण पत्र हो, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हो, ओबीसी प्रमाण पत्र हो, एससी एसटी का प्रमाण पत्र हो या एमबीसी का प्रमाण पत्र हो, ये तमाम प्रकार के जो प्रमाण पत्र होते हैं, इनका पावर ऑफ अटॉर्नी जो होता है उपखंड स्तर पे, वह प्रमाण पत्र अधिकारी के रूप में कार्य करता है, वह एसडीओ होता है, एसडीएम होता है। नेक्स्ट है संदिग्ध लावारिस मौत के मामलों की मॉनिटरिंग और उनके संबंधी रिपोर्ट बनाना। कहीं पे मान लीजिए कोई बलवा हो जाता है, लेकिन उसको दबाने का प्रयास किया जाता है, उसमें किसी के हताहत होने की खबर मिलती है, किसी की मौत हो जाती है, या कोई विवाहिता के द्वारा कोई गलत कदम उठा लिया जाता है कि वह आत्महत्या कर लेती है, या किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है किसी पुरुष के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में आगजनी से मौत होना, या कुछ ऐसे मामले होते हैं जो संदिग्ध परिस्थितियों वाले मामले होते हैं, ऐसे मामलों में एसडीएम खुद वहां पर पहुंचता है और वह चाहे तो अपना कोई प्रतिनिधि भेजता है और तमाम जो मामला होता है इस प्रकार का, उसकी मॉनिटरिंग वो स्वयं करते हैं और ऐसी रिपोर्ट बनाने का काम भी वही करते हैं। नेक्स्ट है पुलिस कस्टडी अभिरक्षा, यानी कि जो पुलिस कस्टडी होती है, पुलिस की जो खुद की हिरासत होती है, उसमें जेल में, महिला व किशोर गृह में अगर किसी की असामयिक मौत हो जाए तो इसके संबंध में जांच करने का कार्य एसडीएम करेगा और वह तमाम प्रकार का पर्यवेक्षण या मॉनिटरिंग का काम भी स्वयं करेगा। नेक्स्ट है आगजनी, प्राकृतिक आपदा, सांप्रदायिक दंगे, बाढ़, भूकंप, शीतलहर, कीटों का कहीं पे आक्रमण हो जाता है, बादल फटना, लू, विद्युत प्रकोप आदि में सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करने का जो काम होता है वह एसडीएम का ही होता है। एसडीएम कहीं पे आग लग जाती है, कोई प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप, शीतलहर, कीट का प्रकोप, महामारी, जैसे अभी पेंडेमिक कोरोना महामारी चल रही है पिछले 2 वर्ष से, तो ऐसी स्थिति में हम ये कहें कि तमाम प्रकार की जो न्याय सम्मत कार्रवाई है सीआरपीसी के तहत, आपराधिक दंड संहिता के तहत करने का काम कौन करेंगे? एसडीएम करेंगे। नेक्स्ट है सीआरपीसी आपराधिक प्रक्रिया संहिता का वाहक होता है। इसका उल्लेख सीआरपीसी की सेक्शन 148, 147, 46 और 145 में किया गया है। 145 से लेकर 148 जो सेक्शन है सीआरपीसी की, उसमें इस बात का उल्लेख है कि उपखंड मजिस्ट्रेट का काम होगा कि वह आपराधिक संहिता के कुछ मामलों में, जैसा कि बताया गया है, कुछ संदिग्ध परिस्थितियों में, प्राकृतिक आपदा के समय या कोई सांप्रदायिक दंगे भड़कने की स्थिति में, तमाम प्रकार की सीआरपीसी संबंधी जो धाराएं होती हैं जो उपखंड स्तर पर लागू होनी चाहिए, उनका वाहक एसडीएम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे 50 शब्दों में ऐसा कोई प्रश्न पूछा जा सकता है अगर प्रशासनिक मशीनरी संबंधी, क्योंकि हमारी जो प्रशासनिक तंत्र है, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, उस वाले चैप्टर में आपसे ऐसा सवाल भी किया जा सकता है। और वैसे जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो इन सब चीज़ों का आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ऐसे सवाल आपके सामने आने वाले हैं। नेक्स्ट है दीवानी न्यायालय के फैसले। और दीवानी न्यायालय के जो फैसले होते हैं, रेवेन्यू संबंधी जो भी फैसले होते हैं, वो तमाम प्राथमिक न्यायालय के रूप में उन मामलों की डिक्री करना, सुनवाई करना, बहस पर पूर्ण रूप से अपने अधिकार सुरक्षित रखने का काम एसडीएम ही करते हैं। तो ये मूल काम है, बहुत बेहतर तरीके से आपको बताए हैं, जिनको आपको याद कर लेना है, आपको ध्यान होने चाहिए, आपके दिमाग के अंदर एक माइंड मैप बन जाना चाहिए, जिससे कि आप आसानी से इनके जवाब दे सकें। या आप चूंकि एक अफसर बनने जा रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था में आप प्रीमियर स्टेट सर्विस के अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आपको इनका मालूम होना चाहिए। अब हम जानेंगे प्रिय मित्रों कि उपखंड मजिस्ट्रेट या उपखंड अधिकारी में क्या अंतर होता है, क्योंकि मैं बार बार कहीं उपखंड अधिकारी कहीं उपखंड मजिस्ट्रेट बोल रहा था, तो आखिरकार ये कंफ्यूजन होता है। अमूमन 90% लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि एसडीएम के क्या काम है और एसडीओ कौन होता है, इन दोनों में आखिरकार अंतर क्या है। भाई बैठता तो एक ही अधिकारी है उस पद पर, लेकिन क्या वास्तव में वह दोनों ही पदों के जो कार्य होते हैं उनका निर्वहन एक व्यक्ति करता है अथवा कोई 2 लोग करते हैं, या फिर इनमें अंतर क्या है, ये बताएंगे आपको। तो एसडीएम और एसडीओ में अंतर है जो मैं आपको बता रहा हूं। एसडीएम होता है वह कानून सम्मत सीआरपीसी आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा शांति और कानून व्यवस्था बनाने का काम करता है। और इस बात का उल्लेख है सीआरपीसी की धारा या सेक्शन 106
और 124 में किया गया है। सीआरपीसी का मैंने इससे पूर्व भी आपको बताया है कि जो एसडीएम होता है, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि उपखंड मजिस्ट्रेट, उसका काम होता है कि उपखंड स्तर पर वह सीआरपीसी की धारा 106 और 124 के तहत न्यायिक कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है। एक बात। दूसरा, एसडीएम का क्या काम होता है? वह धारा 151 के तहत शांति भंग के मामलों में निरोधक प्रिवेंटिव कार्रवाई कर सकता है और जमानत देने का काम 151 के मामलों का एसडीएम का होता है। पुलिस आपको अपनी अभिरक्षा में लेगी, आपको गिरफ्तार करती है और 151 का यदि कोई मामला है, आपने कहीं शांति भंग की है या इस प्रकार से आपने हो हल्ला, यूं कहें कि बेवजह किसी बात को तूल देने का प्रयास किया, तो पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी। लेकिन उस पर जो अंतिम निर्णय होता है या जमानत देने का जो काम होता है, यानी आपकी जो सुनवाई होती है 151 के मामलों की पुलिस के द्वारा जब आपको पेश किया जाता है न्यायालय में, तो वो एसडीएम की न्यायालय होती है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की न्यायालय होती है, जहां पे वे ऐसे मामलों में आपको जमानत दे सकते हैं अथवा आपको पुलिस अभिरक्षा में वापस भेजने का आदेश दे सकते हैं। तो इस प्रकार के न्यायिक मामले धारा 151 के उनको निपटाने का काम एसडीएम का होता है। वहीं सीआरपीसी का मैंने आपको बताया कि धारा सेक्शन 106 और सेक्शन 124 का वाहक एसडीएम होता है। नेक्स्ट है उन्माद। दंगे की स्थिति में अगर कहीं पे धार्मिक उन्माद हो गया है, बड़े पैमाने पर कोई बलवा हो गया है, कहीं पे आतंक मचा हुआ है, ऐसी स्थिति को लेकर या कोई बड़ा दंगा हुआ है, तो उस स्थिति में बल प्रयोग का जो आदेश है वह एसडीएम ही दे सकता है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट देगा इस आदेश को कि भाई कहीं पे धार्मिक उन्माद हो गया, दंगा हो गया, तो उसको बुझाने के लिए, उसका शमन करने के लिए या यूं कहें कि उसको निपटाने के लिए या ऐसी स्थिति में बल प्रयोग करने के लिए ये सब जो आदेश होते हैं, ये देने का काम धारा 129 के तहत, सीआरपीसी की धारा 129 के तहत एसडीएम करते हैं। नेक्स्ट है लोकहित में अप्रिय घटना से पूर्ण त्वरित कार्रवाई करना। यह सेक्शन 133 में लिखा हुआ है। सीआरपीसी की सेक्शन 133 ये कहती है कि अगर जनता के हित में कोई अप्रिय घटना होती है तो उस घटना पर तुरंत प्रभाव से एक्शन लेने का काम एसडीएम धारा 133 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करेंगे। नेक्स्ट है निषेध आज्ञा लागू करना। उपखंड स्तर पर यह बहुत बार आपको अखबारों में पढ़ने में, सुनने में आता है और इस पर आपसे इंटरव्यू में सवाल भी किया जा सकता है कि धारा 144 का एसडीएम से क्या संबंध है। आप बताएंगे कि उपखंड स्तर पर किसी क्षेत्र में शांति भंग होने अथवा किसी ऐसे कार्य के होने से जिससे कि वहां की कानून व्यवस्था खराब होती है, तो एसडीएम जो होगा वह धारा 144 का प्रयोग कर सकेगा। वह उस एरिया में अथवा उपखंड स्तर पर धारा 144 लगाने के लिए अधिकृत होगा। नेक्स्ट है कर्फ्यू लगाने का काम। मान लीजिए कोई बड़े पैमाने पर कोई दंगा फसाद हो जाता है, सांप्रदायिक दंगे छिड़ जाते हैं या कोई अन्य काम होता है, कोई महामारी का काम होता है या कोई और वजह हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में उपखंड स्तर पर कर्फ्यू लगाने की जो पावर होती है वह एसडीएम के पास होती है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास होती है। नेक्स्ट है भाई भूमि विवाद। किसी के भूमि का, जमीन का झगड़ा है, कब्जा अथवा स्वामित्व को लेकर के कोई झगड़ा है, यानी कि स्वामित्व किसी का नहीं है और कोई कब्जे वाली बात है। स्वामित्व और कब्जा दोनों अलग है, ओनरशिप और पोजीशन। तो ऐसी स्थिति में जो होता है, अगर किसी व्यक्ति ने कब्जा किया है और उसका उस पर स्वामित्व नहीं है उस संपत्ति, तो ऐसे मामलों का जो निपटान होगा वह एसडीएम करेगा। धार्मिक स्थल संबंधी विवाद। कहीं पे धार्मिक स्थल हो सकता है कि नहीं, दो संप्रदायों या दो समुदायों के बीच में कोई धार्मिक स्थल को लेकर झगड़ा है या किसी खनन क्षेत्र के अंदर कोई धार्मिक स्थान है उसको लेकर के खनन मामलों में कोई अड़चन है, अथवा या कोई और मुद्दा है कि कोई जोर आजमाइश करता है या कोई माफिया ऐसा काम करता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे कामों को निपटाने का काम, उचित रूप से कार्रवाई करने का काम एसडीएम का होता है। नेक्स्ट है आपराधिक गतिविधि पर रोक लगाना। धारा 145 से 148। उपखंड स्तर पर अगर कोई आपराधिक गतिविधियां देखी जाती हैं या पाई जाती हैं, तो ऐसी तमाम प्रकार की आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने का काम सीआरपीसी की सेक्शन 145 से 148 तक करने का काम एसडीएम का होता है। नेक्स्ट है गुमशुदा रिपोर्ट संबंधी वारंट जारी करना। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का गुम हो जाना या किसी विशेष व्यक्ति पर वारंट के तहत गुमशुदा का जो काम होता है वह जारी, जो वारंट जारी किए जाते हैं, जो इस प्रकार के इश्तेहार जारी करने की जो अनुमति होती है वह एसडीएम की होती है।
उसमें दो तंत्र कार्य करते हैं, एक प्रशासनिक तंत्र, दूसरा पुलिस तंत्र, दोनों मिलकर के, लेकिन उसका जो चीफ होता है वह एसडीएम होता है। गुमशुदा संबंधी मामलों में कार्रवाई करना और उचित प्रकार से इसका निस्तारण करना, किशोर अपचार संप्रेषण व बाल अपचार गृह के संबंध में कार्रवाई करना। मान लीजिए कहीं पर किशोर अपचार संप्रेषण केंद्र बना हुआ है या बाल सुधार गृह है, तो वहां पर अगर कोई भी काम है, वहां पर कोई अनैतिकता पाई जाती है, या यूं कहूं कि वहां पर कुछ जुल्म देखे जाते हैं, या यूं कहूं कि वो सही ढंग से अगर ये संस्थाएं कार्य नहीं कर रही हैं, तो उनको संभालना, उन पर न्याय सम्मत कार्रवाई करना, उनको दिशा निर्देश देना और उन पर नियंत्रण करने का काम एसडीएम का होता है। नेक्स्ट है संदिग्ध परिस्थिति में मौत। अगर किसी विवाहिता की, अगर किसी व्यक्ति की, या फिर किसी और अनजाने में किसी की संदिग्ध मौत का मामला दिखाई देता है, जिसमें मान लीजिए किसी ने आत्महत्या की है, किसी की मौत कर दी गई है, किसी की हत्या कर दी गई है, तो ऐसी स्थिति में जो तमाम प्रकार की कार्रवाई है, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने पर जो कानून सम्मत कार्रवाई है, वो सीआरपीसी की सेक्शन 176 के तहत कार्रवाई करने का अधिकार एसडीएम का होता है, और साथ ही साथ वह इस पर न्याय सम्मत अनुसंधान करने के लिए भी अधिकृत होते हैं। फिर एसडीएम जो होते हैं वहां पर क्या करेंगे कि ऐसी संदिग्ध परिस्थिति के मामले में स्व अनुसंधान करते हैं और उसकी रिपोर्ट बना करके संबंधित विभाग को अथवा न्यायालय को प्रेषित करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है पुलिस स्टेशन की जांच, हथियार लाइसेंस, दुनाली बंदूक, कैदियों का निरीक्षण करना और दिशा निर्देश देने का काम एसडीएम करेंगे। कौन करेंगे? एसडीएम करेंगे। ये बात बहुत अच्छी है कि उपखंड स्तर पर जो पुलिस थाना होता है या पुलिस चौकियां होती हैं, उनकी समय समय पर जांच करने का अधिकार एसडीएम के पास होता है। दूसरा, कोई हथियार संबंधी लाइसेंस के संबंध में अगर कोई वाद है, कोई प्रकरण है, तो उसको उपखंड स्तर पे निपटाने का काम, और उसमें भी लाइसेंस जो होता है कई प्रकार का होता है, रिवॉल्वर का होता है, पिस्टल का होता है, दुनाली बंदूक का होता है, लेकिन यहाँ पे जो एसडीएम होंगे वो केवल दुनाली बंदूक के मामले में लाइसेंस संबंधी प्रक्रिया या लाइसेंस संबंधी किसी विवाद का निपटान करने का काम खुद करते हैं। नेक्स्ट है कैदियों का निरीक्षण करना। जो प्रिजनर्स होते हैं, जो कैदी होते हैं, जो वहाँ पे बंदी गृहों में बंद होते हैं, उनका वे निरीक्षण करते हैं और संबंधित थानाधिकारी को या पुलिस अधिकारी को वो दिशा निर्देश दे सकते हैं। उन्हें बता सकते हैं कि भाई आपके पुलिस स्टेशन पर या आपके बंदी गृह में इस चीज़ की कमी है, आप इसमें सुधार करें, और उसको वे बखूबी अपनाएंगे और एसडीएम साहब के आदेश को वो पालना में लेके आएंगे। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कि निर्वाचन अधिकारी का काम या इसके संबंधी जो भी कार्य होते हैं उनका संपादन करने का जो काम होता है वह एक ईआरओ के रूप में एसडीएम करता है। ईआरओ का मतलब होता है इलेक्टोरल रोल ऑफिसर, यानी कि निर्वाचन संबंधी मतदाता सूचियां और अन्य निर्वाचन संबंधी कैंपों का आयोजन करना या फोटो पहचान पत्र संबंधी कार्य जो होते हैं, या उपखंड स्तर पर जितने भी चुनाव करवाए जाने होते हैं, उन तमाम प्रकार की चीज़ों को पूर्ण करने का जो काम होता है, या एक निर्वाचन अधिकारी के रूप में उपखंड स्तर पर इलेक्टोरल रोल ऑफिसर की जिम्मेदारी के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति एसडीएम होता है। तो इस प्रकार से जो एसडीएम होता है उसके निम्न कार्य होते हैं और वह उपखंड स्तर पर अपने इन कार्यों का संपादन उसे करना होता है। साथ ही साथ दोस्तों अब हम जानेंगे एसडीओ के बारे में कि यह भी आरएएस अधिकारी होता है एसडीएम, और एसडीओ भी आरएएस अधिकारी होता है, लेकिन इन दोनों के अंतर की बात हम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम एसडीओ के बारे में जानेंगे। एसडीओ जो होते हैं वो भू राजस्व अधिकारी होते हैं, यानी कि लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड रखने का काम, भूमि संबंधी जो कार्य होते हैं वह तमाम प्रकार के कार्य एसडीओ के हाथ में होते हैं, उपखंड अधिकारी के हाथ में होते हैं। दूसरा, भू अभिलेख अधिकारी होते हैं, यानी कि अब इसमें भी एक बात समझने की है कि भू अभिलेख अधिकारी होने के नाते एसडीओ क्या करेगा, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 और राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, ये आपके सिलेबस में भी है, इन दोनों ही अधिनियम या कानूनों के बारे में तमाम प्रकार के कार्यों को पूर्ण करने का काम एसडीओ करेंगे। दूसरा है राजस्व न्यायालय का कार्य प्राथमिक न्यायालय के रूप में। राजस्व न्यायालय का कार्य क्या होता है, जैसे मान लीजिए उपखंड स्तर पे कोई दीवानी मामला है, किसी भूमि विवाद को निपटाना है अथवा उसकी सुनवाई करनी है, तो उपखंड स्तर पर जो न्यायालय कार्य करती है, इस भूमि संबंधी
विवादों के निपटान के लिए उपखंड स्तर पर एसडीओ काम करते हैं। कौन काम करते हैं? एसडीओ। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकारी फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ आम जन के लिए सुनिश्चित करने का काम एसडीओ का होता है। किसका होता है? एसडीओ का। उपखंड स्तर पे मान लीजिए शासन के द्वारा जो भी नीतियां बनाई गई हैं, जो भी लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं, उनका वास्तविकता में धरातल पर क्रियान्वयन करना, आम जनता को उन चीज़ों के बारे में जानकारी प्रदान करना और उन्हें यह बताना कि आप निम्न योजनाओं का लाभ इस प्रकार से ले सकते हैं, उसके संबंध में गाइडलाइन जारी करना, लोगों को विभिन्न कैंपों अथवा शिविरों के माध्यम से जागरूक करते हुए उनके अधिकारों के बारे में उन्हें जागृत करने का काम एसडीओ का होता है। नेक्स्ट है भू राजस्व संकलन। उपखंड स्तर पर जो भी लैंड रेवेन्यू का जो संकलन किया जाता है, जितना भी रेवेन्यू संकलित करने का काम होता है वह एसडीओ का होता है। और एसडीओ इस काम के लिए पटवारी, गिरदावर, अमीन और तहसीलदार की सहायता लेते हैं या इनको वो दिशा निर्देश देते हैं। और इसके बाद में जब उसका कलेक्शन हो जाता है तो उसको बाकायदा चालान के माध्यम से जो मुद्रांक विभाग होता है उसको प्रेषित करने का काम एसडीएम का होता है। क्योंकि एसडीएम जो होता है वह उपखंड एसडीओ का होता है, माफ कीजिएगा, एसडीओ जो होता है वह उपखंड स्तर पर बेहतर तरीके से इन सब चीज़ों का कार्य निष्पादन करता है। वहीं जिला स्तर पर जो होता है वह कलेक्टर का काम होता है जो रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है, उपखंड प्रशासन में विभागों का तालमेल, औचक निरीक्षण, पर्यवेक्षण और दिशा निर्देश देने का काम एसडीओ करते हैं। उपखंड स्तर पर जितने विभाग होते हैं, सरकारी विभाग 40, 45, 50 जितने विभाग हैं, हमारे जितने भी विभाग हैं, पशुपालन विभाग है, कृषि विभाग है, सिंचाई विभाग है, किसानों का जो कृषि विभाग है, इसके अलावा जैसे स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, रोजगार विभाग है, या महिला बाल विकास विभाग है, या विद्युत विभाग है, तमाम प्रकार के विभागों में औचक निरीक्षण करने का कार्य एसडीओ का होता है और वे उन सभी विभागों के अंदर तालमेल करने का कार्य भी करते हैं, उनको दिशा निर्देश देते हैं और उन पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है, प्रमाण पत्र अधिकारी के रूप में कार्य करना। एसडीओ जो होते हैं वह उपखंड स्तर पर प्रमाण पत्र अधिकारी के रूप में अधिकृत किए जाते हैं, यानी कि राज्य सरकार अपने यहाँ जो लोग होते हैं उनको सही मायने में उनकी कैटेगरी के अनुसार जब प्रमाण पत्र जारी करती है तो सरकार के नीति निर्देशों और कानून के अधीन, या यूं कहूं कि उनके द्वारा बनाई गई संहिताओं के अधीन ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने का जो काम होता है वह एसडीओ का होता है। तो इस प्रकार से एसडीओ और एसडीएम हम अंतर समझ गए हैं कि मूल रूप से हमने ये जाना है कि एसडीएम और एसडीओ के बीच में जो एक महत्वपूर्ण गैप है वो यही है कि एसडीएम जो है वह तो सीआरपीसी का वाहक होता है और एसडीओ जो होता है वह लैंड रेवेन्यू का चीफ होता है। इन दोनों के बीच ये प्रमुख अंतर है। बाकायदा और सारे कार्य मैंने आपको बताए हैं, और सारे राइट्स मैंने आपको बताए हैं, और सारी कानून, दिशा निर्देश, पर्यवेक्षण संबंधी जो काम है इन दोनों के अलग अलग वो आपको बता दिए हैं। अब सवाल आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि क्या किसी उपखंड स्तर पर 2 आरएएस अधिकारियों को एसडीओ के दायित्व को निभाने के लिए लगाया जा सकता है? जी नहीं, क्योंकि हमारी प्रशासनिक मशीनरी में एक तो पहले ही अफसरों की कमी है, दूसरा यह है इसका पहलू कि इन दोनों ही कामों को, यानी कि जितने सारे कार्य होते हैं इनको अपने अधीनस्थ सेवी वर्ग के माध्यम से निपटाने का कार्य जो होता है आसानी से वह एसडीएम और एसडीओ दोनों के कार्यों को निपटाने का जो काम होता है एक आरएएस अधिकारी कर सकता है। अब हम जानेंगे दोस्तों इसके बाद में सहायक कलेक्टर अथवा कार्यपालक, सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में, यानी कि असिस्टेंट कलेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये कौन होता है, ये अधिकारी कौन होते हैं, क्या इनका चयन भी राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है? जी बिल्कुल। आरएएस जो अधिकारी होता है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो अधिकारी होता है उसको उपखंड स्तर पर एसीईएम लगाया जा सकता है और एसीएम जो होते हैं वो सहायक कलेक्टर कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते हैं। एसीएम का काम होता है लैंड रेवेन्यू संबंधी तमाम प्रकार के जो काम होते हैं उनकी देखरेख करना, उनके मामलों को सुनना और उनके संबंध में आदेश देना अथवा मामले का निस्तारण करने का काम कौन करेगा? वह कौन करेगा? एसीईएम करेगा। और मूल रूप से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एसीएम जिस आरएएस अधिकारी को लगाया जाता है वह मूल रूप से देखने में आया है, हालांकि ऐसा नहीं भी होता है, लेकिन जो अंडर ट्रेनिंग जो अधिकारी होते हैं उनको प्रथमतः एसीएम लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? एसीएम। सबसे पहला एसीएम का काम होता है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की शक्तियों का वाहक होता है।
एसीएम को जब उपखंड स्तर पे नियुक्त किया जाता है तो एसीएम का जो पद होता है वो काश्तकारी अधिनियम, हमारे काश्तकारों से संबंधित तमाम प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उनको देखने का, उनका निस्तारण करने का काम कौन करते हैं? एसीएम करते हैं। जैसे काशत रिपोर्ट तैयार करवाना, जमाबंदी तैयार करवाना, और जमाबंदी के मामले में केवल वो पर्यवेक्षण सुपरविजन का काम करते हैं। नजरी नक्शे का प्रमाणन करना, किसी लैंड संबंधी अगर कोई नक्शा है, कोई मैप है, नजरी नक्शा, तो उसका प्रमाणन करने का काम। इजारेदारी का निर्णय करना, जैसे मान लीजिए कि किसी ने किसी के साथ जमीन का साझे में कोई काम किया है, अब उस पर कोई विवाद हो जाता है तो उस इजारेदारी का जो डिसीजन होता है वह कौन करेगा? वह एसीएम करेगा। साथ ही साथ अमल रिपोर्ट सत्यापन तैयार करना, जितने भी लैंड संबंधी अमल रिपोर्ट्स तैयार करनी होती हैं उन सभी का प्रमाणन करना, सर्टिफिकेशन करने का जो काम होता है वह एसीएम का होता है। किसका होता है? एसीएम का होता है। नेक्स्ट है राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 से इसका कोई संबंध नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से तो इनका लेना देना है, जबकि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 से इनका कोई इत्तेफाक नहीं होता है। हालांकि जो एसडीओ होता है वह इन दोनों का वाहक होता है। नेक्स्ट है, यह प्रशासन का मुखिया नहीं होता है, यानी कि प्रशासनिक तंत्र को चलाने का काम एक एसीएम का नहीं होता है। वह काम किसका होता है? वह एसडीओ का होता है। किसका होता है? एसडीओ का होता है, यूं कहें उस आरएस अधिकारी का होता है जो उस पद पर बैठा हुआ है। ठीक है। इसके बाद में देखिए, पृथक सामान्य एसीएम कोर्ट के प्रकरणों में निर्णय देने का काम कौन करेगा? एसीएम करेगा। एसीएम कोर्ट अलग होती हैं, जो सहायक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो होता है, सहायक कलेक्टर है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उसके संबंधी जो निर्णय होते हैं वो एसीएम करता है। नेक्स्ट है, उपखंड क्षेत्र के कुछ थानों का पर्यवेक्षण करने का अधिकार एसीएम को होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां हम ये देख रहे थे कि थानों का निरीक्षण करने का जो काम होता है वह एसडीएम का होता है, लेकिन यहाँ पर उपखंड स्तर पर एसीएम जो होते हैं वह भी कुछ थानों का, कुछ जो पुलिस चौकियां होती हैं, कुछ, सभी का नहीं, कुछ का निरीक्षण कर सकते हैं। और अगर वहां पर उसी उपखंड पर कोई एसडीएम कार्यरत हैं तो वो एसीएम को निर्देश दे सकते हैं कि आप जाइए और वहां पे निरीक्षण कीजिए। जैसे सेक्शन 109 और 151 के मामलों में कार्रवाई करना और जरूरी दिशा निर्देश देने का काम सीआरपीसी के सेक्शन में कौन कर सकता है? एसीएम कर सकता है। ये था भाई एसीएम। जो एसीएम होते हैं वो नए आरएस अधिकारी होते हैं मूल रूप से, जिनको अंडर ट्रेनिंग एसीएम के पद पर उपखंड स्तर पे लगाया जाता है।